हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या है। तो क्वेश्चन होंगे, भारत में गर्मी ने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो इसकी वजह क्या है। टाटा ग्रुप ने एयर एशिया का किस कंपनी में विलय की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मिशन कर्मयोगी के लिए किस वित्तीय संगठन ने $47 मिलियन लोन दिया है इंडिया को। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 जारी हुआ है, तो किस राज्य को किस कैटेगरी में कौन सा अवार्ड मिला है। इसके अलावा भी कई क्वेश्चन हैं, जैसे किस हाईवे सुरंग को आईबीसी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पुरस्कार मिला है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में अप्रैल में गर्मी ने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो इसकी वजह क्या रही। आंसर होगा कमजोर पश्चिमी विक्षोभ और जलवायु परिवर्तन। दो मुख्य तौर पर वजह है, और वैसे तो सबसे ज़्यादा असरकारी है जलवायु परिवर्तन। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं मेरे बगल में, और मौसम विभाग ने ये बातें कही हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हीट वेव क्या होता है, इस बार इतनी गर्मी क्यों हुई जिससे 122 साल का रिकॉर्ड टूट गया, जलवायु परिवर्तन कैसे हो रहा है और इससे पश्चिमी विक्षोभ पर क्या असर हो रहा है। पश्चिमी विक्षोभ होता क्या है, कमज़ोर कैसे हुआ और भारत पर उसका दुष्प्रभाव क्या पड़ा गर्मी के रूप में। मनुष्यों और फसलों पर गर्मी का क्या असर होगा। दुनिया में फूड की क्राइसिस की भी आशंका हीट वेव की वजह से होती रहती है, और अभी तो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में, तो उसका असर फूड क्राइसिस का पूरी दुनिया में। तो ये कैसे इफ़ेक्ट करेगा जो हीट वेव है वो। देखिए, ये जो हीट वेव बढ़ रहा है आप ये देख रहे हैं, दुनिया के एक बड़े हिस्से का ये मैप है, और इसके ज़रिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से हीट वेव है। तो डार्क कलर का, रेड डार्क कलर जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ पर हीट वेव का असर है, यानी बहुत ही गर्म हवा है वहाँ पर, सामान्य से बहुत ज़्यादा। तो ये स्थिति है, और प्यारा भारत है यहाँ पर। ये देख रहे हैं किस तरीके से भारत का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो हीट वेव का के प्रभाव में है। और इस मुद्दे पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी चिंता व्यक्त की है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग हुई अभी हाल ही में, और इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में तापमान तेज़ी से बढ़ रहा है और सामान्य से तेज़ी से मतलब ज़्यादा है। तो गर्मी का जो है ना रिकॉर्ड टूटा है अप्रैल में, उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में खास तौर पे 122 साल का रिकॉर्ड। और एक और न्यूज़ आपको दिखाना चाहता हूँ मैं, जिससे आपको इस स्थिति के गंभीरता का पता चलेगा। केंद्र सरकार ने, उसके मिनिस्ट्री ने राज्यों से कहा है कि हेल्थ फैसिलिटी को रेडी रखे, क्योंकि टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, सामान्य से ज़्यादा होने की आशंका है। ओके, तो ये तो मैप है, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से हीट वेव का प्रभाव इधर अफ्रीका, और इधर ये रहा पाकिस्तान इस तरफ, और फिर प्यारा भारत इस तरफ, और यहाँ भी है। अब देखिए कि आमतौर पर ठंडा रहने वाला जो राज्य है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, वहाँ भी गर्मी ज़्यादा है। मौसम विभाग ने ये कहा है कि अभी कुछ दिनों के लिए, यानी मई के शुरुआती हफ्ते में, जो बंगाल की खाड़ी में बहुत छोटा सा चक्रवात बना है, उसकी वजह से हालात थोड़े से ठीक होंगे, मतलब गर्मी से थोड़ी सी राहत होगी, लेकिन मई में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने की आशंका है, सामान्य से बहुत ज़्यादा। तो राज्यों के क्या हालात हैं वो देख लेते हैं। तो ख़ास तौर पर उत्तर पश्चिम के 9 राज्य कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, वहाँ पर अप्रैल में औसत तापमान 35.9 दर्ज हुआ, जो कि सामान्य से 3.35 डिग्री ज़्यादा रहा। इसी तरह से अगर सेंट्रल इंडिया की बात करेंगे, ये वाला जो हिस्सा है, वहाँ के 6 राज्यों में, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, वहाँ पर औसत तापमान 37.78 दर्ज हुआ है, जो सामान्य से 1.49 ज़्यादा था। ओके, और मौसम विभाग ने 1901 से मौसम संबंधित आंकड़े जमा करने शुरू किए। उसके बाद से अप्रैल में इतनी ज़्यादा गर्मी देखने को मिली है। ओके, हो सकता है कि उससे भी पहले अप्रैल में इतनी ज़्यादा गर्मी उससे और कई 100 साल पहले ना हुई हो, लेकिन जब से हमने आंकड़ा कलेक्ट किया, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि 122 साल का रिकॉर्ड टूटा है। अब सवाल है कि हीट वेव क्या होता है। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है ना, वो किसी एक क्षेत्र के लिए हीट वेव की घोषणा करता है। ये घोषणा करने का काम करता है IMD। देखिए, जब अधिकतम तापमान
40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो और अगर सामान्य से कम 4.5 डिग्री अधिक हो किसी क्षेत्र का टेम्परेचर तो हीट वेव वो कहलाता है। ओके, हीट वेव क्या होता है? अगर सामान्य से 4.5 डिग्री टेम्परेचर अधिक हो तो वो हीट वेव कहलाता है। अगर सामान्य से 6.4 डिग्री अधिक हो तो गंभीर हीट वेव कहलाता है। और टेम्परेचर अगर 47 डिग्री से ज़्यादा जाने लगे तो भीषण हीट वेव कहा जाता है। गर्म हवा का चलना, उसकी वजह से वातावरण बहुत ही गर्म हो जाता है। अब सवाल है कि हीट वेव कब आता है? हीट वेव आमतौर पर अप्रैल से जून के गर्मियों के महीने में आता है और इसकी तीव्रता और आवृत्ति मई में चरम पर आती है, मई महीने में। तो कैसे ये बढ़ रहा है जो हीट वेव है? अगर देखेंगे पिछले कुछ दशकों में जो जलवायु परिवर्तन का असर हुआ है तो हम लोग ये देख रहे हैं मौसम विभाग का जो आंकड़ा है। और मैं बता दूं कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पर्यावरण, क्लाइमेट, ये जो है ना, ये तमाम एग्जामिनेशन में, खासतौर पर यूपीएससी, एसएससी, इन सब एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है क्वेश्चन के रूप में। पिछली बार भी यूपीएससी के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जलवायु और एग्रीकल्चर इन सब से आया था, तो यहाँ समझना जरूरी है। तो हीट वेव लगातार दशकों से बढ़ता जा रहा है जलवायु परिवर्तन की वजह से। तो क्या हुआ, 1981 से 90 के बीच में 413 हीट वेव थे पूरे इस दशक के दौरान। 2001 से 10 के बीच में 557 हीट वेव थे इंडिया में और 2011 से 21 के बीच में 600 हीट वेव देखने को मिले। मतलब हीट वेव अब उसकी प्रवृत्ति और ज़्यादा बढ़ती जा रही है जलवायु परिवर्तन की वजह से। अगर हम बात करेंगे कि इस साल मार्च से अप्रैल तक कितने हीट वेव आए हैं तो 4 आए हैं। तो अब सवाल है कि क्या जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार है इस हीट वेव की वजह के लिए, अप्रैल में इतनी ज़्यादा गर्मी होने के लिए? हाँ, जलवायु परिवर्तन से यानी क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से मौसम के चक्र में बदलाव आ रहा है। देश के उत्तरी भाग में खासतौर पे चिलचिलाती गर्मी का मुख्य कारण क्या है? वर्षा की कमी है। और 2022 में सवाल होगा कि इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? तो क्लाइमेट चेंज तो है ही, इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उसका कमज़ोर होना है। क्या होता है ये पश्चिमी विक्षोभ? पश्चिमी विक्षोभ एक तरह का उष्ण कटिबंधीय तूफान है जो कि मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर जो यहाँ का ये जो हिस्सा है वहाँ पर उत्तरी क्षेत्र से यानी यहाँ से चारों तरफ से ये नमी आती है और ये नमी आगे बढ़ते हुए यहाँ पर कैस्पियन सी है ये वाला, और ये बढ़ता हुआ ये नमी एक चक्रवात सा बनाता है और वो नमी चक्रवात के रूप में आगे बढ़कर इस तरह से जेट स्ट्रीम की धारा रहती है। एक धारा ऊपर हिमालय के ऊपर से चली जाती है और यानी हिमालय के उस पार चली जाती है और एक धारा भारत की ओर आती है जो कि उत्तर भारत में खास तौर पे बारिश करवाती है और ये गैर मानसून बारिश कहते हैं। ओके, तो इसकी वजह से हीट वेव या गर्मी के समय में मार्च और अप्रैल में जब बारिश हो जाती है तो उससे हम लोगों को भारत में हीट वेव कम देखने को मिलता है, यानी गर्मी कम रहती है। लेकिन अभी क्या हुआ है, कुछ गड़बड़ी हुई है। अभी क्या हुआ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्यों कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ? क्योंकि ये पश्चिम से ये हवा आ रही है और उसके चक्र के मौसम के जो चक्र है, गर्मी बढ़ रही है उसको डिस्टर्ब कर देता है और वहाँ शीतलता लाता है। तो अब सवाल है कि अभी क्या हुआ जिसकी वजह से ये पश्चिमी विक्षोभ का असर कम देखने को मिला है? भारत मौसम विज्ञान विभाग है IMD, उसका कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ तो हुआ, यहाँ पर चक्रवात बना, लेकिन यहाँ आते आते ये कमज़ोर पड़ गया। क्यों कमज़ोर पड़ गया? क्योंकि मौसम में ऐसा बदलाव हुआ है जिसकी वजह से ये इस तरफ आने में ये कमज़ोर पड़ गया पूरा। ओके, उसकी वजह से ये हम लोगों को गर्मी ज़्यादा देखने को मिली है। पश्चिमी विक्षोभ हुए हैं, 3 पश्चिमी विक्षोभ हुए मार्च और अप्रैल में जो कि बहुत ही कमज़ोर थे और उसने हीट वेव को कम नहीं किया। अब सवाल है कि हीट वेव से लोगों का कितना नुकसान होता है? तो देखिए, मौसम विज्ञान विभाग का ये आंकड़ा है कि पिछले 50 वर्षों में हीट वेव से 17,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। IMD के अनुसार, न्यूज़पेपर द हिंदू के अनुसार ये आंकड़ा IMD के वैज्ञानिकों के रिसर्च का है। ओके, अब बात है कि हीट वेव का फसलों पर क्या असर है। अभी किसानों का ये कहना है और तमाम न्यूज़पेपर में द हिंदू ने ये भी लिखा है कि किसानों का ये कहना है कि अप्रत्याशित रूप से तापमान बढ़ने की वजह से अभी गेहूं की फसल प्रभावित हुई है। गेहूं की फसल है वो फसल बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है,
यानी गेहूं जो है वो नॉर्मल साइज़ होना चाहिए, वो नहीं ले पाया गर्मी की वजह से, और उसका साइज़ छोटा ही रह गया। तो ऐसे में उत्पादन में असर हुआ है, उत्पादन कम देखने को मिल रहा है। और आपको पता होगा कि अभी यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है, और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है दुनिया में जो सप्लाई करता है? 2 देश हैं, यूक्रेन और रूस। वो पूरी दुनिया को के बड़े बड़े हिस्से में सप्लाई करते हैं, और वहाँ पर युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में। ऐसे में दुनिया को ये उम्मीद थी कि इंडिया से गेहूं जाएगा, निर्यात होगा। इंडिया निर्यात करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर एक संकट हुआ है कि भारत, जहाँ पर भीषण गर्मी की वजह से गेहूं के उत्पादन पर असर हुआ है, अगर वो बड़े पैमाने पर गेहूं निर्यात कर देता है तो यहाँ अगले साल हमारी फूड सिक्योरिटी पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सरकार अब असमंजस में हो गई कि गेहूं हम निर्यात करें तो कितना करें। भारत से दुनिया को उम्मीदें थीं, लेकिन यहाँ हीट वेव ने गेहूं की फसल को बुरा असर किया है। ऐसे में क्या होगा? जलवायु परिवर्तन का ये जो असर है, उससे दुनिया में फूड क्राइसिस का खतरा है। खास तौर पे कहाँ? अफ्रीकी देशों में, जहाँ खाने की कमी रहती है। इतनी गर्मी हुई तो बिजली की डिमांड भी बढ़ गई। अब सवाल है कि क्या स्वास्थ्य पर क्या असर होगा? इस गर्मी का गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अगर रात में भी तापमान अधिक रहता है तो शरीर के स्वस्थ होने का मौका नहीं मिलता है। तो ये पूरी गर्मी का पूरा मामला था। मुझे लगता है आप पूरी बात समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों, अच्छा लग रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबा देना और शेयर करना मत भूलना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक का, अप्रैल का भी पूरे मंथ का PDF अवेलेबल हो चुका है। तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, और आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं sarkarijobnews.com का। और अभी 10 मई तक 10% की छूट भी दी गई है। तो ये आपको मेरे बगल में दिख रहा है, इस कोड का 10 मई का यूज़ करके आप 10% की छूट भी ले सकते हैं। मेंबरशिप है, मामूली सी रकम है। 1 ईयर की मेंबरशिप है। इसके थ्रू आपको मिलता है करंट अफेयर्स का PDF हर सप्ताह, हर महीने, हर तिमाही, 6 महीने पे और 1 साल तक। ओके, वीकली मॉक टेस्ट भी होता है करंट अफेयर्स का, और एग्जाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज भी होता है। अभी 1 मई को टेस्ट सीरीज जारी हुआ है। जिन लोगों ने नहीं दिया है वो ज़रूर देना। SSC, रेलवे, UPSC, इन सब के लिए। और 40% डिस्काउंट है बुक्स पे, तो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और 10% छूट का लाभ भी ले सकते हैं। मेंबरशिप है, बहुत कम अवधि के लिए दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। टाटा समूह ने एयर एशिया को किस कंपनी में विलय करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया? आंसर होगा एयर इंडिया। ओके, एयर इंडिया दरअसल टाटा समूह का पैसा कई सारी एयरलाइंस में लगा हुआ है। टाटा ने अभी हाल ही में एयर इंडिया को खरीदा था जनवरी 2022 में। अब टाटा ग्रुप ने यह तय किया है कि एयर एशिया, जिसमें उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, उसको मर्ज कर दिया जाए एयर इंडिया में। इस मामले के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके पास अनुमति के लिए टाटा ग्रुप ने प्रस्ताव भी भेज दिया है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को क्यों भेजा गया है, सवाल होता है। इसलिए भेजा गया है क्योंकि भारत में ये कानून है कि कोई एक ग्रुप ऐसा ना हो जाए कि पूरे एक सेक्टर के पूरी इंडस्ट्री को अपने कब्जे में ले ले। इसलिए होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो वो पहले परखेगा, देखेगा कि इस तरह से कहीं टाटा ग्रुप के पास ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बहुत बड़ा स्टेक हो। तो हालांकि ये मंजूरी मिल जाने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के लिए $47 मिलियन की सहायता देने की मंजूरी किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने दी है? आंसर होगा इसका विश्व बैंक, यानी वर्ल्ड बैंक। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। मिशन कर्मयोगी की शुरुआत जो है ना, वो 2 सितंबर 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की थी। और यही है कि भारतीय सिविल सेवकों को अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, इनोवेटिव, अधिक क्रियाशील, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम और पारदर्शी, ये सब बनाने के लिए और तैयार किया जाएगा इसके लिए। तो इसके लिए भी सरकार ने बाहर से ही लोन लिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जलवायु और ऊर्जा क्षेत्र में किए गए प्रयासों को ट्रैक करने के लिए नीति आयोग ने किस इंडेक्स को लॉन्च किया है? आंसर होगा स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। ये रहा स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। तो अभी राउंड 1 ये इसके आंकड़े आए हैं, और
तो इसके बारे में भी अगले क्वेश्चन लेते हैं। इस इंडेक्स का उद्देश्य क्या है? तो राज्यों के बीच में प्रतिस्पर्धा है किस चीज़ की? तो एनर्जी एक्सेस, एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी एफिशिएंसी और पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर वो राज्यों में कंपटीशन हो कि हम बेहतर कर सकें। ओके, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिले इन सब के लिए। और इस इंडेक्स के कई सारे पैरामीटर हैं, जैसे डिस्कॉम परफॉर्मेंस, ऊर्जा की पहुंच कैसी है, सामर्थ्य विश्वसनीयता कैसी है, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव कौन सा राज्य कैसा ले रहा है, एनर्जी इफिशिएंसी यानी ऊर्जा दक्षता कैसी है, पर्यावरण में स्थिरता यानी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर क्या काम किया जा रहा है, और नई पहल, नई इनिशिएटिव क्या किया जा रहा है। तो ये पैरामीटर्स है इस इंडेक्स के। नया इंडेक्स है इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 में बड़े राज्यों में किसे पहला स्थान मिला है? आंसर होगा गुजरात। ओके, गुजरात को पहला स्थान मिला है इसमें। ओके, और मैं कुछ दिखा भी देना चाहता हूँ अलग अलग राज्यों का कि क्या स्थिति रही है उन सब के। तो देखिए ये आंकड़ा है, और फर्स्ट तो बड़े राज्यों में गुजरात रहा है, सेकेंड स्थान पर केरल है, थर्ड पे पंजाब। ओके, तो ये 3 राज्य मेन हैं, बाकी तो 10 की लिस्ट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं। और अगर हम बात करेंगे छोटे राज्यों की, तो नंबर 1 है गोवा, सेकंड पे है त्रिपुरा, थर्ड पे है मणिपुर। अगर हम बात करेंगे यूनियन टेरिटरी की, तो उसमें नंबर 1 है स्थान चंडीगढ़ का, सेकंड पे है दिल्ली, थर्ड पे है दादर नागर हवेली एंड दमन दीव। तो ये है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1। इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के तमाम रैंकिंग जो है ना इंडेक्स है, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस हाईवे सुरंग को आईबीसी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुरस्कार मिला है? आंसर होगा अटल टनल। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, ये पीआईबी ने जारी किया है। ओके, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने। तो ये टनल हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में है, और ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने में मदद करता है, वहाँ पहुँचने में लद्दाख। ओके, और इसका निर्माण किसने किया है? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किया है, यानी बीआरओ ने किया। तो अटल टनल को ये अवार्ड मिल रहा है, और ये ले रहे हैं, कौन ले रहे हैं? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर्स। ओके, अटल टनल के बारे में बताऊं, ये नाम तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया था। निर्माण शुरू हुआ था 2010 में। 10 मीटर चौड़ा है ये अटल टनल, और 3000 मीटर की ऊंचाई पर समुद्र तल से। ओके, और दुनिया का अगर हम ऊंचाई पे कहेंगे तो ये दुनिया का सबसे लंबा टनल है अटल टनल। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के आधिकारिक तौर पर अटल टनल दुनिया में 10,000 फीट से ऊपर की सबसे लंबी हाईवे टनल के रूप में प्रमाणित है। कितनी ऊंचाई पर? 10,000 फीट से ऊंची पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने फिनिश्ड स्टील का निर्यात किया है, एक्सपोर्ट किया है? आंसर होगा 13.5 मिलियन टन। ये न्यूज़ पर आप देख रहे हैं, पिछले साल से बेहतर है, और करीब 1 लाख करोड़ रुपए का ये एक्सपोर्ट किया गया है फिनिश्ड स्टील। फिनिश्ड स्टील का क्या मतलब हुआ कि स्टील का रॉड हो गया, यानी फिनिश्ड माल है। ओके, और 1 लाख करोड़ रुपए इसकी कीमत है। इसके अलावा भारत ने आयात भी किया है 46,000 करोड़ रुपए का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा अप्रैल के आखिरी शनिवार को। ओके, 2022 में कब मनाया गया? तो 30 अप्रैल को मनाया गया है, और थीम क्या है? पशु चिकित्सा के लचीलेपन को मजबूत करना। अगला क्वेश्चन, फिल्म और टीवी अभिनेता एक्टर सलीम घोष, उनका निधन हो गया, तो उन्होंने किस फिल्म से एक्टिंग की शुरुआत की थी? आंसर होगा स्वर्ग नरक। 1978 में फिल्म आई थी स्वर्ग नरक, उससे एक्टिंग की शुरुआत की थी, और कई सारे फिल्मों सीरियल में इन्होंने काम किया। एक वेटरन एक्टर के रूप में इनको जाना जाता है। भारत एक खोज, टिप्पू सुल्तान, इन सब में भूमिका इन्होंने निभाई थी। अगला क्वेश्चन, व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022, उसमें भारतीय विजेता कौन है? आंसर होगा चारुदत्त मिश्र। ये अवार्ड उनको एशिया के जो उच्च पर्वतीय इलाके हैं, जैसे कि हिमालय है, तो हिमालय में तेंदुए के संरक्षण के में योगदान के लिए उनको मिला है, और लंदन की रॉयल ज्योग्राफी सोसाइटी ये अवार्ड देती है।
ओके, तो अप्रैल में ये अवार्ड इनको दिया गया है। चारुदत्त मिश्र ये अवार्ड उनको मिल रहा है और ये मैसूर में स्थित नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन उसके सह संस्थापक हैं और स्नो लेपर्ड ट्रस्ट के कार्यकारी निदेशक भी हैं। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को। और हाँ, मेंबरशिप लेकर आप करंट अफेयर्स की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं sarkarijobnews.com के थ्रू, और इसके लिए आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है सरकारी जॉब न्यूज़ और ये लोगो दिखेगा और आप डाउनलोड कर लेंगे। और मेंबरशिप के लिए अभी 10% का डिस्काउंट भी चल रहा है, कुछ ही वक्त के लिए है। कूपन कोड है 10 मई। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।